हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे ऊर्जा के स्रोतों के बारे में। ऊर्जा के स्रोत जो पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं, साथ ही जानेंगे वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत। ये आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, जानकारी रहेगी, महत्वपूर्ण नोट्स साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऊर्जा के स्रोत। तो ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए उपयोग में लाए जा सकने वाली सभी स्रोतों को ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जो उपयोग में हम लाते हैं उन सभी स्रोतों को हम ऊर्जा स्रोत कहते हैं, और इनका उपयोग बिजली और ऊर्जा के दूसरे स्वरूपों को तैयार करने के लिए किया जाता है। ऊर्जा स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एक तो है नवीकरणीय या रेन्यूएबल और दूसरा है अनवीकरणीय या नॉन रिन्यूएबल। तो ऊर्जा के कभी खत्म नहीं होने वाले स्रोतों को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं, जैसे पानी, हवा, सूर्य की किरणें और बायोमास इसके कुछ उदाहरण हो गए हैं। जबकि दूसरे प्रकार के ऊर्जा स्रोत जो कि सीमित मात्रा में है या सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि, इस श्रेणी में आते हैं। ऊर्जा के प्रमुख स्रोत अनवीकरणीय एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के बारे में जानते हैं। तो पृथ्वी की समस्त ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है, और सूर्य के माध्यम से ही हमारी पृथ्वी ऊर्जा प्राप्त करती है। पृथ्वी पर निवास करने वाले समस्त जीवों के कार्यों तथा क्रियाओं को संपादित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जीवों की यह ऊर्जा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य से ही प्राप्त होती है। अतः सौर ऊर्जा के माध्यम से ही समस्त जीवधारियों की गतिविधियां संचालित होती हैं। किसी देश में ऊर्जा संसाधनों का विकास होने से उस देश का औद्योगिक विकास होता है। उच्च ऊर्जा के उत्पादन तथा उसकी खपत देश में होती है, और इससे देश में कुपोषण और अशिक्षा, आर्थिक पिछड़ेपन आदि की समस्याओं से निपटा जा सकता है। ऊर्जा संसाधन वे संसाधन जिनका उपयोग ऊर्जा को उत्पन्न करने हेतु किया जाता है ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस। ऊर्जा संसाधनों का विभाजन तो सतत उपलब्धता के आधार पर इस आधार पर ऊर्जा दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और दूसरा है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। पारंपरिक उपयोग के आधार पर देखें तो इस आधार पर ऊर्जा संसाधनों को भी दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है परंपरागत ईंधन स्रोत और दूसरा है गैर परंपरागत ईंधन स्रोत। उत्पत्ति के आधार पर देखें तो इस आधार पर ऊर्जा संसाधनों को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया गया है: परमाणु ऊर्जा, जीवाश्म, सौर ऊर्जा, हाइड्रो पावर, जैव ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, समुद्र तापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। सतत उपलब्धता के आधार पर ऊर्जा संसाधन। पहला नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। जब किसी ऊर्जा स्रोत का सतत रूप से अथवा पुनः प्रयोग किया जा सकता है वह नवकरणीय ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा। और अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है वह ऐसे संसाधन है जिनका एक बार प्रयोग होने के पश्चात दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता, जैसे वे अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए पेट्रोलियम, कोयला, शैल गैस, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा इत्यादि। अब जानते हैं पारंपरागत उपयोग के आधार पर ऊर्जा संसाधन। पहला है पारंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो वे संसाधन जिनका उपयोग मानव पारंपरिक तौर पर प्रारंभ से ही करता आ रहा है, अर्थात शुरू से ही करता आ रहा है, वह परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। पेट्रोलियम, कोयला, चारकोल, लकड़ी, खनिज तेल, सूखा गोबर, प्राकृतिक गैस आदि। और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है नवाचारों के माध्यम से कुछ ऐसे ऊर्जा संसाधन विकसित किए जा रहे हैं और उनका उपयोग हो रहा है जिनका पारंपरिक रूप से उपयोग नहीं किया गया, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। उदाहरण के लिए पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस और शैल गैस इत्यादि। मानव ऊर्जा संसाधन का उपयोग
भोजन पकाने, प्रकाश करने, कृषि कार्य में, परिवहन आदि अनेक कार्यों में करता है। सामान्य तौर पर समस्त ऊर्जा संसाधनों को दो वर्गों में ही बांटा जाता है। पहला तो है नवीकरणीय, दूसरा है अनवीकरणीय। तो सभी प्रकार की नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन प्राकृतिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप होते हैं, जिससे उनका असीमित उपयोग किया जा रहा है और ये पर्यावरण के लिए अपेक्षाकृत कम हानिकारक होते हैं। पेट्रोलियम उत्पादन जैसे प्राकृतिक गैस, कोयला, डीजल, पेट्रोल तथा नाभिकीय ऊर्जा अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। विश्व का जीवाश्म ईंधन तथा यूरेनियम, जो भी कि नाभिकीय ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, का भंडार सीमित और धीरे धीरे यह अपनी समाप्ति की ओर अग्रसर है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के बारे में अब जानते हैं क्रम से। तो पहला जीवाश्म ऊर्जा। मानव द्वारा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि को ऊर्जा स्रोत कहा जाता है और इन ऊर्जा स्रोतों का निर्माण वनस्पतियों और जीवों के भूमि में दबने के कारण हुआ है, इसलिए इसे जीवाश्म ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। ये ईंधन भूगर्भ में करोड़ों वर्षों में बनते हैं। इनकी उपलब्धता सीमित स्थानों तक ही है। इन जीवाश्म ईंधनों को भूगर्भ से खनन के द्वारा, खनन अर्थात खोदकर, प्राप्त किया जाता है और इनकी सीमित मात्रा और अंधाधुंध उपयोग के कारण ही धीरे धीरे समाप्ति की ओर अग्रसर है। ये पारंपरिक ऊर्जा स्रोत या जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के उत्तम गुणों से युक्त हैं, किंतु इनके उपयोग में कई कठिनाइयाँ हैं। ये नवीकरणीय नहीं है, अर्थात इनका उपयोग बार बार नहीं किया जा सकता। इनकी मात्रा सीमित है। इनकी मात्रा समाप्त प्राय होने के कारण इनके मूल्य में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है और परिवहन की कठिनाइयों के कारण ही इनकी उपलब्धता दिनों दिन कठिन होती जा रही है। इनके उपयोग में पर्यावरण प्रदूषण होता है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त ईंधन का उपयोग लंबे समय से दिन प्रतिदिन कार्यों के निष्पादन के लिए किया जाता रहा है। चूँकि ये प्राकृतिक संसाधन अनवीकरणीय है, अर्थात इनका अंधाधुंध उपयोग निकट भविष्य में ही हमें इन संसाधनों से विहीन कर देगा। ऊर्जा प्राप्ति के जीवाश्म ईंधन के उपयोग में अनेक प्रकार की गैसें करणीय पदार्थ उत्सर्जित हो, जो कि पर्यावरण में प्रदूषण उत्पन्न करती। वैश्विक तापमान में वृद्धि होना, वायु प्रदूषण, अम्ल वर्षा, तेल रिसाव आदि जीवाश्म ईंधन के उपयोग में दुष्परिणाम है, जो पर्यावरण के लिए क्षतिकारक है। हमें अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के उपयोग को सीमित कर देना चाहिए तथा उनके उपयोग पर नवीकरणीय अर्थात असीमित ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। अगला ऊर्जा का स्रोत है जलीय ऊर्जा। यद्यपि जल के वेग को रोककर बांध निर्माण से कई पारिस्थितिक समस्याएं जैसे जलजीवों, वनस्पतियों के आवास का जल में विलीन हो जाना आदि आते हैं, किंतु ऊर्जा की बढ़ती मांग को देखते हुए जल शक्ति को वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में प्रयुक्त ताप शक्ति संयंत्रों से उत्पन्न विद्युत ऊर्जा की तुलना में जल शक्ति से उत्पन्न विद्युत बहुत सस्ती होती है। विश्व की कुल विद्युत ऊर्जा से उत्पादन का लगभग 25% हिस्सा जल शक्ति द्वारा उत्पादित किया जाता है। ऊंचे स्थान से गिरने वाले जल को बांधों की तलहटी में स्थित विद्युत उत्पादन संयंत्र या टरबाइन की सहायता से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। जब पर्वतीय क्षेत्रों में बांधों का निर्माण करके प्रवाहमान नदियों, झरनों आदि का जल रोक दिया जाता है, तो वहाँ जल का विशाल भंडार संचित हो जाता है और जल के वेग को नियंत्रित करके उसकी शक्ति का उपयोग विद्युत ऊर्जा रूपांतरण के लिए किया जाता है। अगले स्रोत है पवन ऊर्जा। अनेक संसाधनों ने ऐसी पवन चक्कियों का निर्माण किया जो मात्र 10 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चलने वाली पवन गति पर भी कार्य कर रही हैं। ये स्थान है तटीय तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और कुछ पहाड़ी क्षेत्र। भारत में अनेक स्थान ऐसे हैं जहां पवन चक्कियों का प्रयोग पानी पंप पर सिंचाई करने, विद्युत उत्पन्न करने में किया जा रहा है।
इसके कई लाभ हैं, जैसे रख रखाव पर अत्यंत कम खर्च आना, ऊर्जा रूपांतरण के साधन का सरल होना, ईंधन खर्च अत्यंत कम आना, प्रदूषण मुक्त होना और सबसे बढ़कर ये चक्कियाँ धरातल पर उपलब्ध रहती हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पवन चक्कियाँ सस्ते एवं अपारंपरिक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के रूप में उत्पन्न लोकप्रिय हो रही हैं। पंखे घुमाने के साथ साथ उससे जुड़े पंपिंग पिस्टन एवं सिलेंडर कार्य करने लगते हैं, जिनसे विद्युत उत्पन्न होती है और इस विद्युत से स्थानीय लघु उद्योग एवं अन्य कार्य भी किए जा सकते हैं। वायु वेग के कारण पंखे घूमते हैं। इसमें भूमि में एक लगभग 6 मीटर का स्तंभ खड़ा होता है और जिसके ऊपरी भाग में पंखे लगे होते हैं। पवन वेग से ऊर्जा प्राप्त करने का सबसे प्रभावी साधन है पवन चक्की। पवन वेग से ऊर्जा देने वाली युक्तियाँ केवल उन्हीं स्थानों पर प्रयुक्त की जा सकती हैं जहाँ वायु का प्रवाह निरंतर एवं तीव्र हो। ऐसे द्वीपों, तटीय क्षेत्रों तथा पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष रूप का उपयोग अब ये संभव है। वायु वेग का यह उपयोग अब अत्यंत सीमित अथवा विलुप्त हो चुका है। प्राचीन काल में वायु वेग का उपयोग नाविक अपनी नौकाओं में पाल लगाकर नाव को बढ़ाने के लिए तथा कृषक भूसे को अनाज के दानों से अलग करने के लिए करते थे। और बहने वाली वायु में वेग होता है जो समय एवं स्थान के अनुसार कम या अधिक होता रहता है। वायुमंडल में वायु का प्रवाह एक प्राकृतिक घटना है। अधिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए एक साथ कई पवन चक्कियों की स्थापना भी संभव है। चूँकि ग्रीष्म ऋतु में देश के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा पूरे उत्तर प्रदेश में पवन गति सबसे मंद होती है, अतः धीमी गति से चलने वाली पवन चक्की का विकास लाभकारी सिद्ध हुआ है। उत्तर प्रदेश में अनेक क्षेत्रों में पवन चक्कियों से बृहद पैमाने पर सिंचाई का कार्य किया जा रहा है। उनका उपयोग बृहद क्षेत्रों में पानी पंप करने तथा विद्युत उत्पादन में किया जा रहा है। अब जानते हैं वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत। पहला है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा को प्रत्यक्ष रूप से ऊष्मा प्राप्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता रहा है, किंतु इस विशाल ऊर्जा भंडार का मानव हित में उपयोग किया जाना है और इसका प्रत्यक्ष उपयोग मानव आदिकाल से फसल, घास, अनाज, मछली, मिर्च एवं अन्य उत्पादों को सुखाने के लिए करता चला आया है। सूर्य से सीधे प्राप्त होने वाली ऊर्जा विकिरण ऊर्जा कहलाती है। सूर्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा का उपयोग प्रत्यक्ष तथा परोक्ष दोनों रूप से किया जाता है। सूर्य ऊर्जा का मूल केंद्र और ऊर्जा का अक्षय भंडार है। इस प्रकार सौर प्रकाश का वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करने हेतु दो प्रकार से रूपांतरण किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप में इस ऊर्जा को ताप एवं विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है, ऊष्मीय रूपांतरण, और दूसरा है विद्युतीय रूपांतरण। सौर प्रकाश का ऊष्मीय रूपांतरण या सौर ताप। तो ऊष्मीय रूपांतरण के दो प्रकार के उपयोग हैं। इन संग्रहकों द्वारा एकत्रित ताप या ऊष्मा से पानी गर्म किया जा सकता है और सौर संग्रहकों के माध्यम से सूर्य के प्रकाश का ऊष्मामान बढ़ाकर उसका ऊष्मीय रूपांतरण किया जाता है। पहला, कम तापक्रम वाली ऊष्मा प्रणाली का उपयोग कर पानी गर्म करने तथा फसलों को सुखाने में किया जाता है। दूसरा, उच्च तापक्रम वाली ऊष्मा प्रणाली का उपयोग पानी को उच्च तापक्रम पर गर्म करके विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। सूर्य के इसी तापीय विकिरण प्रवाह का उपयोग संग्राहक संयंत्रों के माध्यम से ऊष्मा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सूर्य के असीमित ऊर्जा भंडार पर आधारित ऊर्जा उत्पन्न करने वाले यंत्र शीशे की प्लेटों के कुचालक प्लेट के बीच पानी अथवा वायु रहती है, जो शीशे की प्लेट द्वारा अवशोषित ताप से गर्म होती रहती है। सामान्यतः सौर संग्रहकों में सूर्य की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए शीशे की प्लेट लगी रहती हैं और उसके नीचे काले रंग से रंगी हुई ताप की कुचालक प्लेट लगी रहती है और सूर्य का प्रकाश वस्तुओं के तापमान में वृद्धि कर देता है और यह तथ्य सर्वविदित है, अर्थात
धूप में रखी वस्तुएं गर्म हो जाती हैं। सोलर वाटर हीटर। इस प्रणाली के कारण पानी एक निश्चित तापक्रम पर गर्म करके उपयोग में लाया जा सकता है। घरेलू वाटर हीटर के अतिरिक्त औद्योगिक कार्यों के लिए विकसित वाटर हीटर में ताप नियंत्रण प्रणाली भी लगी रहती है। इस संयंत्र को एक बार क्रय कर लेने के बाद विद्युत मूल्य नगण्य होता है, इसलिए लंबे समय तक चलने के कारण अन्य विद्युत संयंत्रों की अपेक्षा सस्ता पड़ता है। 100 लीटर क्षमता वाले सोलर वाटर हीटर का मूल्य लगभग 9,000 रुपये होता है। इसमें विद्युत संचारित प्रणाली का मूल्य सम्मिलित है। वर्षाकाल में इस प्रणाली में विद्युत संचरित प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है। चूँकि पानी की टंकी भी ऊष्मा अवरोधक होती है, इसलिए 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म पानी 24 घंटे तक उपलब्ध रहता है। टंकी से पानी ऊष्मा अवरोधित पाइपों के सहारे स्नान गृह तक लाया जा सकता है। टंकी में जमा पानी को घर में नहाने, बर्तन साफ करने, कपड़े साफ करने आदि के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। कलेक्टर से पानी गर्म होता है और टंकी में जमा होता जाता है और इस संयंत्र में एक ताप संग्राहक एवं टंकी होती है। यह घरेलू एवं औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए पानी गर्म करने का आदर्श एवं प्रभावशील संयंत्र है। घरेलू उपयोग के लिए इसे भवन की छत पर स्थापित किया जाता है। अगला है सोलर सिस्टम। इस जल का उपयोग बैटरी में किया जाता है। पुनः वाष्प ठंडा होकर संयंत्र में लगे पाइप के सहारे लगे स्टील जार में आशुत जल के रूप में इकट्ठा होता रहता है और सौर ताप के कारण अंदर का जल वाष्प बनता है। यह संयंत्र के अंदर पानी डाल दिया जाता है और संयंत्र द्वारा आशुद्ध जल, जिसको डिस्टिल वाटर कहते हैं, प्राप्त किया जाता है। सोलर ड्रायर। अनाज मंडियों एवं कृषकों के लिए यह महत्वपूर्ण यंत्र है। अनाज को पक्षी, कीटों नुकसान करते हैं तथा गंदगी, धूल आदि से नहीं पड़ती। इसके कारण इसमें अनाज बहुत जल्द सूखता है और कृषि उत्पादों तथा मसाले आदि के सुखाने के लिए सौर ड्रायर बहुत उपयोगी संयंत्र है। अगला है लकड़ी का शुष्कन यंत्र। इसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए है, लेकिन ऊर्जा व्यय न होने के कारण इसकी लंबी अवधि का उपयोग सस्ता ही रहेगा। अब तक कोयले या विद्युत ऊर्जा पर आधारित लकड़ी शुष्कन यंत्र उपयोग में लाया जाता है। इस यंत्र की सहायता से लकड़ी समान रूप से सूखती है। लकड़ी को खुला छोड़ देने पर वह न समान रूप से और न शीघ्र ही सूखती है। सौर यंत्र काष्ठ उद्योग के लिए उपयोगी है। पेड़ से कटी लकड़ी इससे सुखाई जा सकती है। अगला है सोलर कुकर। यदि इससे बने भोजन का हिसाब लकड़ी व गैस से बने भोजन से करें तो 1 वर्ष में व्यय होने वाले ईंधन के व्यय से इसे खरीदा जा सकता है। इनमें बने भोजन के विटामिन, प्रोटीन आदि पोषक तत्व नष्ट नहीं होते। इसमें रखे भोजन में धूल या गंदगी नहीं पड़ती। इसमें रखे भोजन को गर्म करने या रखने के लिए उपयोग में किया जा सकता है। इसमें बने भोजन में ईंधन व्यय नहीं होता और भोजन के जलने का डर भी नहीं होता। सौर कुकर में दाल, सब्जी, मांस, खीर आदि 2 से 2.5 घंटे में बन जाती है और गर्मी पड़ने से खाना उबल जाता है और इसमें नीचे की तली में काला लेप होता है और सोलर कुकर धातु का बना होता है। सौर प्रकाश का विद्युतीय रूपांतरण या सौर विद्युत। तो सौर सेलों द्वारा प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है और सौर ऊर्जा के इस रूपांतरण को सौर सेलों द्वारा प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जब सूर्य की किरणें सौर सेलों से कुछ खास तरह के सेमीकंडक्टर पर पड़ती हैं तो बैटरी के अंदर के पर्दे में आयनीकरण पैदा होता है और आयनीकरण के ऋणात्मक एवं धनात्मक आवेशों का समुचित उपयोग कर विद्युत उत्पादन किया जाता है। सौर प्रकाश को विद्युत में परिवर्तित करने के लिए सौर सेलों का निर्माण किया जाता है।
इन सेलों में सिलिकॉन या गैलियम आर्सेनाइड के क्रिस्टल होते हैं और सौर प्रकाश को वोल्टीय ऊर्जा रूपांतरण कहा जाता है। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, साहिबाबाद उत्तर प्रदेश, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट्स भी सौर प्रकाश वोल्टीय विधियों का विकास कर रहे हैं। भारत सरकार का अपारंपरिक स्रोत विभाग सौर ऊर्जा प्रकाश वोल्टीय युक्तियों के विकास हेतु प्रयास कर रहा है और सौर सेलों एवं बैटरी के माध्यम से सिंचाई, पेयजल, घरेलू एवं मार्गों पर प्रकाश तथा लघु उद्योगों को संचालित किया जा रहा है। हमारे देश में दूर दराज के क्षेत्रों के लिए सौर सेलों का पर्याप्त उपयोग रहेगा और संचित विद्युत का उपयोग रात्रि काल या दिन में बादल रहने पर किया जाता है। सौर सेल विद्युत का संग्रह नहीं करता, इसलिए स्टोरेज बैटरी से विद्युत का संचयन कर लिया जाता है। कैलकुलेटरों एवं घड़ियों में अक्रिस्टलीय सेलों का उपयोग किया जा रहा है और इन सेलों का मूल्य भी कम होता है तथा इनकी स्थानीय उपयोग किया जा रहा है। अब अक्रिस्टलीय सिलिकॉन का उपयोग कर सौर सेल निर्मित की जा रही है। सौर सेल हेतु सिलिकॉन को क्रिस्टलीय रूप में प्राप्त करना ही अत्यंत कठिन है तथा इसे क्रिस्टलीय रूप में परिवर्तित करना बहुत ही महंगा है, इसलिए सौर सेलों का मूल्य अधिक होता है। पिछले वर्षों में सौर सेलों की आवश्यकता कृत्रिम उपग्रहों में विद्युत चलित उपकरणों को चलाने के लिए हुई है और कृत्रिम उपग्रहों में बिजली संचालित यंत्रों के लिए ऊर्जा सौर सेलों से ही प्राप्त होती है। अगला है सोलर फोटो वोल्टाइक संयंत्र। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी सोलर फोटो वोल्टाइक संयंत्रों का विवरण प्रयुक्त किया जा रहा है, जैसे सोलर पंप। विद्युत से मोटर पंप चलाया जाता है जो कुओं से पानी निकालता है। इस पैनल से डीसी विद्युत उत्पादित होती है और सोलर पंप में एक फोटो वोल्टाइक पैनल होता है। इनसे पेयजल एवं 2-2.5 एकड़ जमीन की सिंचाई भी संभव है। जिन क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन या ऊर्जा के अन्य संसाधनों पहुंचना कठिन है, वहां सोलर पंप बहुत उपयोगी सिद्ध हुए। अगला है सोलर डीसी। तो विद्युत उसी बैटरी से संचालित हो जाती है और इस बैटरी की सहायता से 24 घंटे टीवी प्रसारण देखे जा सकते हैं। इसमें एक फोटो वोल्टाइक पैनल होता है जो सूर्य की रोशनी से विद्युत पैदा करता है। स्ट्रीट लाइटिंग। सूर्य का प्रकाश कम होते ही इस यंत्र में लगी 200 वाट की ट्यूब लाइट स्वयं ही जल उठती है और यह विद्युत पैनल के साथ लगी बैटरी से संचित हो जाता है और इसमें फोटो वोल्टाइक पैनल लगा रहता है जो सूर्य के प्रकाश से विद्युत बनाता है और इस यंत्र से रात में प्रकाश उत्पन्न किया जाता है। बायोगैस। इस तकनीक में बायोमास को सड़ाकर उससे इस बायोमास को तकनीकी ढंग से प्रयोग करके बायोगैस उत्पन्न की जा सकती है, जिससे ताप एवं यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है और इस बायोमास को या तो फेंक दिया जाता है जिससे गंदगी और प्रदूषण बढ़ता है अथवा गलत ढंग से जलाकर ऊष्मा प्राप्त की जाती है। गोबर तथा उपयुक्त कृषि अवशेषों के दहन के प्रति वर्ष लगभग 2 लाख टन नाइट्रोजन उर्वरक की हानि होती है। इसके अतिरिक्त लगभग 500 लाख टन घास फूस, पुआल आदि भी जला दिया जाता है। हमारे देश में ईंधन की आवश्यकता की पूर्ति की लगभग 800 लाख मीट्रिक टन से अधिक गोबर को जला दिया जाता है। वनस्पति एवं वनस्पति अवशेष, नगरीय कूड़ा करकट, पशु एवं मानव मल, जलीय वनस्पतियों प्राणियों की आदि की जैविक क्रियाओं द्वारा उत्पादित सभी ज्वलनशील पदार्थ जैव भार कहे जाते हैं या बायोमास कहते हैं। मीथेन गैस उत्पन्न की जाती है। उस प्रकार हमारे देश में विशाल बायोमास का निरंतर दुरुपयोग हो रहा है। यदि इन्हीं पदार्थों का समुचित उपयोग किया जाए और वैज्ञानिक तकनीक प्रयुक्त की जाए तो अनुमानतः 70 घन मीटर मीथेन गैस प्राप्त होती, जो लगभग 16 करोड़ टन लकड़ी के बराबर
ऊष्मा प्रदान करेगी। इस गैस का उपयोग भोजन बनाने, बल्ब जलाने, पंपिंग सेट चलाने आदि के लिए किया जाता है और गैस निकलने के पश्चात बचा हुआ पदार्थ कृषि कार्यों में उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जो नीली लौ के साथ जलती है। बायोमास का समुचित उपयोग कर बायोगैस प्राप्त करने के लिए 2 प्रकार के संयंत्रों का विकास किया गया है। पहला है गोबर गैस संयंत्र। तो संयंत्र द्वारा क्या होता है, उत्पादित गैस को भोजन पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है, साथ ही इसे विद्युत शक्ति के रूप में भी परिवर्तित किया जाता है, जिससे सिंचाई एवं कृषि कार्य किए जा सकते हैं। गैस बनने के बाद बचा पदार्थ कंपोस्ट एवं अन्य खादों की तुलना में कहीं अच्छे उर्वरक के रूप में कृषि में प्रयुक्त किया जा सकता है। हमारे देश में प्रतिवर्ष लगभग 3065 लाख मीट्रिक टन पशु गोबर है, जो 18.84 लाख घन मीटर मीथेन उत्पन्न के लिए पर्याप्त है और इस संयंत्र से मीथेन गैस प्राप्त करने का प्रमुख साधन गोबर है। दूसरा है बायोगैस संयंत्र। बायोगैस साफ सुथरा ईंधन है जो अन्य दहनशील ऊर्जा स्रोतों की तुलना में कम प्रदूषण पैदा करता है। इसका भंडारण और परिवहन आसान होता है। समुद्री शैवालों की खेती करके भी बायोगैस प्राप्त की जा सकती है। सूखी जलकुंभी प्रति किलोग्राम से 374 लीटर बायोगैस प्राप्त की जा सकती है। जलकुंभी के पौधे मात्र 8 महीनों में ही 10 से बढ़कर 6 लाख हो जाते हैं। यह मीथेन का बड़ा भंडार है। इसकी वृद्धि भी अत्यंत तीव्र गति से होती है और यह जल को शुद्ध करती है, इसलिए इसे भी नगरीय मल जल युक्त तालाबों में उगाया उपयोगी होता है। बायोगैस उत्पादन के लिए जलकुंभी अत्यंत उपयोगी है। ऐसे जल में ये शैवाल अत्यंत तेजी से बढ़ते हैं, साथ ही ये जल को भी शुद्ध करते हैं। वनस्पति अवशेषों में धान की भूसी, पुआल, मूंगफली के छिलके, गन्ने की खोई, पटसन के डंडे, केले के छिलके तथा तने, नारियल अवशेष, कपास के डंठल, मक्के का मध्यदंड, खरपतवार आदि का उपयोग किया जा सकता है। बायोगैस संयंत्र में नील हरित शैवालों को नगरीय मल जल युक्त तालाबों में लगाया जा सकता है। आजकल गोबर गैस संयंत्रों के स्थान पर बायोगैस संयंत्रों का प्रचलन अधिक बढ़ा है, क्योंकि इसमें गोबर के साथ साथ मानव मलमूत्र तथा अन्य वनस्पतिक अवशेषों का उपयोग भी मीथेन की प्राप्ति के लिए किया जाता है। गोवर्धन योजना। पेयजल एवं स्वास्थ्य मंत्रालय ने गोबर धन योजना शुरू की और इस योजना को स्वच्छ भारत मिशन के हिस्से के रूप में भी कार्यवाहित किया जा रहा है। अगली ऊर्जा ज्वारीय ऊर्जा। यह अनुमान लगाया जाता है कि भारत की तटरेखा 6100 किलोमीटर लंबी है, किंतु बहुत कम ऐसे स्थान हैं जहां ज्वार इतनी होती है कि उससे ऊर्जा उत्पन्न किया जा सके। इसकी एक अन्य बड़ी कमी यह है कि ज्वार के आने पर ही विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। ज्वार चलित स्टेशनों के निर्माण लागत ताप विद्युत स्टेशन की अपेक्षा दोगुनी होती है। ज्वारीय ऊर्जा समुद्र से प्राप्त एक अन्य प्रकार की ऊर्जा है, जिसमें समुद्री जल स्तर के उतार चढ़ाव, जिनको लहरें बोलते हैं, के उच्चतम व निम्नतम ज्वार बिंदु के मध्य जल स्तर के अंतर को विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी से विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। एक अन्य संभावित स्थान सुंदरबन ज्वार द्वारा उत्पादित विद्युत अत्यंत अल्प होगी। इसका स्थानीय उपयोग भी हो सकता है, जो पश्चिम बंगाल में। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में ऊर्जा भी अपेक्षाकृत अधिक होती है और हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में प्रयुक्त करने का सबसे बड़ा लाभ पर्यावरण में बढ़ती हुई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को रोकने में होगा, क्योंकि जब हाइड्रोजन का दहन होगा तो केवल ऊष्मा और पानी ही निकलेगा। रेगिस्तानों, अनुपयोगी जलाशयों तथा समुद्रों का सार्थक उपयोग होने लगेगा और खेतों को जैविक उर्वरक प्राप्त होने लगेंगे। यह सस्ती, नवीकरणीय एवं प्रदूषण मुक्त होगी। ऊर्जा के स्रोत के उपयोग से हम नए ऊर्जा युग में पहुंच जाएंगे। हाइड्रोजन की प्राप्ति
रद्दी कागज तथा लकड़ी से ही की जा सकती है। जल के अपघटन से भी हाइड्रोजन प्राप्त की जा सकती है, किंतु इस गठन के लिए विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। वर्तमान में हाइड्रोजन प्राप्त करने का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत मीथेन गैस। हाइड्रोजन आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन के संयोग से हाइड्रोजन अणु बनते हैं। इसके निर्माण में हाइड्रोजनेट नामक एंजाइम की भूमिका महत्वपूर्ण है। आणविक हाइड्रोजन जैविक पौधों से प्राप्त की जा सकती है। वनस्पतियों में प्रकाश संश्लेषण के समय पौधे ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और अपने अंदर विद्यमान जल को आणविक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आयन तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों में विघटित कर देते हैं। और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के रूप में हाइड्रोजन वनस्पतियों से प्राप्त की जाती है। भूतापीय ऊर्जा। लद्दाख में प्यूगा नामक स्थान पर एक प्रायोगिक परीक्षण वृत्त की स्थापना भूतापीय अंतराल को गर्म करने की जांच करने के लिए की गई है। विभिन्न अध्ययनों के अनुसार भूतापीय ऊर्जा का उपयोग जम्मू व कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में गर्म करने के लिए किया जा सकता है। भूतापीय ऊर्जा का संबंध पृथ्वी के धरातल की ऊर्जा की मात्रा से है, जो बृहद मात्रा में ज्वालामुखी के रूप में उपलब्ध है। तप्त जल कुंड या भाप अथवा गर्म झरने जैसे ऊपर की तरह प्रभावित होने वाले तप्त भूगर्भ जल का उपयोग टरबाइन चलाने व भूतापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। स्पष्ट है कि तेजी से समाप्त हो रहे ऊर्जा संसाधनों की समस्या को विज्ञान एवं तकनीकी के उचित प्रयोग से हल किया जा सकता है। सन 1950 के दशक में जलाने की लकड़ी का गंभीर संकट खड़ा हो गया था, जिसके फलस्वरूप लोगों ने कोयले का उपयोग वैकल्पिक ईंधन के तौर पर करना शुरू कर दिया और इसके फलस्वरूप अनेक तकनीक विकास परिलक्षित हुए, जिससे औद्योगिक क्रांति घटित हुई और आज एक बार फिर संपूर्ण विश्व ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रहा है। एल्कोहल। इस प्रकार का यह सस्ता और कम प्रदूषण करने वाला ऊर्जा स्रोत है। इस मिश्रण का अनुपात 1.3, 1 भाग एथेनॉल और 3 भाग पेट्रोल रखने से ईंधन की खपत 5% कम हुई और कार्बन मोनोऑक्साइड भी 30 से 40% कम निकलती है। वहाँ पेट्रोल के साथ एल्कोहल मिलाकर मोटर वाहनों को चलाया जाता है। ब्राज़ील में गन्ने से प्राप्त एल्कोहल को ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। चीनी उद्योग के अपशिष्ट से बनी एल्कोहल अत्यंत ही सस्ती होती है। चीनी उद्योग के सीरे तथा बेकार पदार्थों जैसे लकड़ी का बुरादा, आलू जैसी स्टार्च युक्त फसलें आदि से भी एल्कोहल प्राप्त किया जा सकता है। 1 टन कसावा से लगभग 150 लीटर एल्कोहल प्राप्त किया जा सकता है। इससे शुष्क भाग में 90% स्टार्च होता है। इसे सुखाकर लंबे समय तक रखा जा सकता है। कसावा ऐसी वनस्पति है जो कम उर्वरक भूमि में भी उग सकती है और इसे मौसमी प्रतिकूलताओं को सहने की भी शक्ति होती है। इनको सिंचाई और देखरेख की पर्याप्त ज़रूरत होती है और औद्योगिक स्तर पर एल्कोहल उत्पादन के लिए भी 3 फसलें महत्वपूर्ण हैं: गन्ना, चुकंदर और कसावा। गन्ना और चुकंदर चीनी उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। स्टार्च से किण्वन प्रक्रिया द्वारा एल्कोहल तैयार किया जाता है। द्रव ईंधन के रूप में प्राप्त अल्कोहल का उपयोग वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जा सकता है। एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम। एथेनॉल का उत्पादन गन्ना, मक्का, गेहूं आदि से किया जा सकता है, जिसमें उच्च स्टार्च की मात्रा होती है। भारत में एथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से किण्वन प्रक्रिया द्वारा गन्ना गुड़ से किया जाता है। विभिन्न मिश्रणों को बनाने के लिए एथेनॉल को गैसोलीन के साथ मिलाया जा सकता है। चूँकि एथेनॉल अणु में ऑक्सीजन होता है और ईंधन को पूरी तरह से दहन करने में अनुमति देता है, जिसके परिणाम स्वरूप कम उत्सर्जन होता है और जिससे पर्यावरण प्रदूषण घटना कम होती है। चूँकि एथेनॉल का उत्पादन पौधों से होता है जो सूर्य की शक्ति का दोहन करते हैं, इसलिए एथेनॉल को अक्षय ईंधन के रूप में भी माना जाता है। ईबीपी कार्यक्रम जनवरी 2003 में शुरू किया गया
और इस कार्यक्रम में वैकल्पिक एवं पर्यावरण के अनुकूलन ईंधन का उपयोग को बढ़ावा देने और ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए आयात निर्भरता को भी कम करने की मांग की गई थी। ईबीपी कार्यक्रम का कार्यान्वयन 2001 के दौरान एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर पायलट परियोजनाएं 3 स्थानों पर शुरू हुई, अर्थात मिराज, मनमाड महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के आंवला बरेली। तो भारत सरकार ने जनवरी 2003 में 5% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की आपूर्ति के लिए एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया। इसके बाद जनवरी 2003 में 9 राज्यों यानी महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं 4 केंद्र शासित प्रदेशों में एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम शुरू किया गया। प्राकृतिक संसाधन। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 20 सितंबर 2006 को अपनी अधिसूचना को रद्द कर दिया। तेल विपणन कंपनियों को अधिसूचित 20 राज्यों और 4 में भारतीय मानक ब्यूरो के भी निर्देशों के अनुसार वाणिज्यिक व्यवहार्यता के लिए 5% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेचने के लिए निर्देश किया। 1 नवंबर 2006 से प्रभावी संघ राज्य क्षेत्र अतिरिक्त 10 राज्यों में दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, केरल, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार और झारखंड शामिल हैं। हालांकि कार्यक्रम के तहत उत्तर पूर्वी राज्यों जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह को कवर नहीं किया गया है। लहरें या सागरीय तरंगों से ऊर्जा। संप्रति लहर चालित जनरेटर काफ़ी कम क्षमता के हैं और इनसे लगभग 35 वाट विद्युत की प्राप्ति की जा सकती है। मद्रास स्थित पोर्ट ट्रस्ट इंजीनियर ने एक युक्ति का विकास किया था जिसके द्वारा लहरों से विद्युत उत्पन्न की जाती है। समुद्री लहरों का दोह करने की दिशा में भारत में अनेक महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं। समुद्री तट के 1 किलोमीटर के क्षेत्र पर थपेड़े मारती लहरों से अनुमानित 40 मेगावाट विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। वायु प्रवाह से उत्पन्न समुद्री तरंगों में टरबाइन चलाने एवं विद्युत उत्पादन की क्षमता होती है। चुंबकीय द्रव गतिकी। नील जल गैस का उपयोग ईंधन के रूप में हाइड्रोकार्बन तथा ऑक्सीजन युक्त यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। नील जल गैस एवं कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है जिसे उद्दीप्त कोयले से 12 सेंटीग्रेड तापमान पर तैयार किया जाता है। इसके अंतर्गत विशालकाय 500 टन के चुंबकों को लिया जाता है तथा नील जल में इसका उपयोग किया जाता है। इस तकनीकी को विकसित करने का श्रेय सोवियत संघ को है जिसका उपयोग विद्युत उत्पादन करने में किया जाता है। महासागरीय ऊर्जा। हमारे देश में अभी इस वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत विकास नहीं हुआ। इस तकनीक में गैस टरबाइन को गर्म तथा ठंडे टरबाइन को भांति प्रयुक्त किया जाता है जिससे विद्युत उत्पन्न होती है और धरातल तथा गहरे समुद्र के तापक्रम के अंतर से ऊर्जा उत्पन्न करने का विचार सर्वप्रथम फ्रांस के एक भौतिक शास्त्र को आया। उन्होंने समुद्री ऊष्मा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा के रूप में करने में संबंधित कार्य किया। ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण। अतः यथासंभव ऊर्जा को बचाने अर्थात अपव्यय रोकने का प्रयास करना चाहिए। ऊर्जा संरक्षण संबंधी प्रयोग 2 स्तरों के लिए किए जा सकते हैं। पहला व्यक्तिगत स्तर, दूसरा राष्ट्रीय स्तर। तो ऊर्जा के अपव्यय को रोककर हम जितनी ऊर्जा बचाते हैं उसकी शक्ति नवीन उत्पादित यूनिट की शक्ति की 1.25 गुनी मानी जाती है। ऊर्जा के संरक्षण में पहला कदम है कि ऊर्जा की बचत करना। वृक्षों के कटने से वन संकुचित हुए हैं और बागों का क्षेत्रफल कम हुआ तथा वृक्षों के अभाव में सूखा, बाढ़, भूस्खलन, मृदा क्षरण, मरुस्थल विस्तार आदि पर्यावरणीय समस्याएं खड़ी हुई हैं। ऊर्जा का प्रधान स्रोत पर्यावरण ही, अतः हमें ऊर्जा के उपयोग को इस प्रकार सुनिश्चित करना होगा कि पर्यावरण सुरक्षित रहे तथा ऊर्जा के भंडार आगामी पीढ़ियों के लिए भी उपलब्ध रहे। ईंधन के रूप में लकड़ी प्रयुक्त करने के लिए वृक्षों की कटाई लंबे समय से जारी है और जीवाश्म ईंधन स्रोतों के अंधाधुंध उपयोग से हम इनके भंडारों को
रिक्त करते चले आ रहे हैं। ऊर्जा संसाधनों का उपयोग तकनीकी विकास के साथ साथ परिवर्तित होता है। व्यक्तिगत स्तर पर ऊर्जा संरक्षण हेतु निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं कि अच्छे एवं मानक स्तर वाले उपकरणों का उपयोग किया जाए, प्रकाश के लिए उच्च गुणवत्ता वाले लैंपों का उपयोग हो, यथासंभव ट्यूबलाइट का उपयोग किया जाए, दिन में विद्युत प्रकाश का उपयोग न करके सूर्य के प्रकाश का उपयोग किया जाए, रसोई गैस का उपयोग आवश्यकता अनुसार ही करना चाहिए, आवश्यकता न होने पर विद्युत उपकरण जैसे पंखे बल्ब आदि बंद रखना चाहिए, चूल्हे को बेकार ही जलता नहीं छोड़ना चाहिए, मोटर वाहन के इंजन को सदैव दुरुस्त रखना चाहिए, अन्यथा पेट्रोल भी अधिक व्यय होगा। राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा संरक्षण हेतु निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। कोयले का भंडार सीमित है, अतः इसे अत्यंत सावधानीपूर्वक उपयोग करने की आवश्यकता है और वैकल्पिक ऊर्जा की व्यवस्था के लिए ताप विद्युत गृह लगाए जाने चाहिए। पेट्रोलियम पदार्थों के भंडार सीमित की ओर अग्रसर हैं और ऐसी दशा में पेट्रोल के साथ एल्कोहल मिश्रित करके वाहनों को चलाने की व्यवस्था करना आवश्यक है। इसकी कीमत भी पेट्रोल से कम होगी, पेट्रोल की बचत भी होगी और वायु प्रदूषण 35% से 60% तक कम हो जाएगा। पारिस्थितिकी तत्वों को ध्यान रखते हुए जल विद्युत विकास की दिशा में विद्युत परियोजनाएं संचालित की जानी चाहिए। देश में उपलब्ध थोरियम का उपयोग नाप की ऊर्जा विकास की दिशा में किया जाना चाहिए। इस संबंध में फ्यूजन विधि का विकास करना चाहिए। ऊर्जा के वनस्पतिक स्रोतों के विकास पर ध्यान देना चाहिए। वनारोपण, पेट्रोलियम वृक्षों को लगाना, एल्कोहल उत्पादन की दिशा में विशेष प्रयास करना चाहिए। बायोगैस संयंत्रों के उपयोग को लोकप्रिय बनाना चाहिए। सौर ऊर्जा का उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। ईंधन की बचत करने के लिए तकनीकी का विकास भी करना चाहिए। पवन ऊर्जा से चलने वाली पवन चक्कियों के स्वरूप में परिमार्जन कर उनका उपयोग अधिक व्यापक बनाना चाहिए और ऊर्जा संरक्षण की विधियों से जनसाधारण को परिचित कराया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।